हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हम स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने स्टॉक मार्केट के इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी आदि के बारे में चर्चा की थी और उसमें सेंसेक्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो भी हमने देखा था। तो उसमें हमने थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सेंसेक्स क्या किस तरह से कैलकुलेट हो रहा था। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यदि किसी कंपनी का है, उसके बेस ईयर का और अभी वर्तमान ईयर का दोनों को कैलकुलेट करके हम सेंसेक्स निकाल रहे थे। तो सेंसेक्स क्या है? बीएसई में लिस्टेड 30 कंपनीज़ के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से निकाला गया एक सूचकांक है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या था ये हमने देखा था। टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय अ कंपनी एंड मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। एक कंपनी के कितने शेयर इशू किए हैं और उसकी एक शेयर की प्राइस क्या है, ये तो होता है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन हम फ्री फ्लोट की बात कर रहे हैं तो फ्री फ्लोट में क्या आता है? जितने शेयर्स ओपन मार्केट में इशू किए गए हैं किसी भी कंपनी के द्वारा, हो सकता है 30 100 में से, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था 30 माल्या जी ने खुद ही खरीद लिए थे, तो मार्केट में सिर्फ 70 ही थे। तो 70,000 शेयर्स इंटू 10, तो ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन था 7 लाख का। उनकी वर्तमान वैल्यू 2020 की वैल्यू हमने देखी थी, वो बढ़कर यदि एक शेयर की वैल्यू 2000 हो जाती है तो जो FM फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़कर 14 करोड़ हो गया है। इसके आधार पर हमने सेंसेक्स देखा था प्रेजेंट ईयर का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन बेस ईयर इंटू 100। ठीक है, ये करके हमने निकाला था 14 करोड़। 14 करोड़ को हमने 7 लाख से डिवाइड किया था, इंटू 100 किया तो हमारे पास आए लगभग 20,000। लगभग क्या 20,000 ही आए, 20,000। तो ये जो 20,000 आया है ये सेंसेक्स है। इसी तरह से ये हमने एक कंपनी का कैलकुलेट किया था, लगभग सारी कंपनियां 30 कंपनियां हैं उन्हीं का इसी तरह से हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो 30 कंपनियों को एक साथ जो सूचित करता है वो सेंसेक्स है, इनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को, या कहे कि शेयर की कीमतों के उतार चढ़ाव को जो सूचित करने वाला जो सूचकांक है वो सेंसेक्स है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये किस कारण से ऊपर या नीचे होता है, सेंसेक्स में उतार चढ़ाव किस तरह से होता है, क्या वजह होती है कि सेंसेक्स कभी ऊपर उठ जाता है, कभी एकदम से गिर जाता है। ऐसी कौन सी रीजंस है, ऐसे कौन से कारण हैं? देखो, हम बात करते हैं कि जब मार्केट में दो तरह के निवेशक होते हैं। एक तो सोचते हैं कि जो कंपनी के शेयर्स है वो उनकी कीमत बढ़ने वाली है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं जिनको बुल कहते हैं। बुल वो सोचते हैं कि मार्केट में कंपनियों के शेयर्स की कीमत ऊपर उठेगी या उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये जो लोग होते हैं वो जिसके कारण सेंसेक्स ऊपर उठता है। दूसरे होते हैं बियर या मंदड़िया जिसको बोलते हैं, जिसके कारण मार्केट या सेंसेक्स डाउन जाता है। ठीक है, अब इनका क्या विचार होता है? जो बियर होते हैं ये सोचते हैं कि आने वाले टाइम में जो शेयर्स की वैल्यू है वो गिरने वाली है, इसके कारण ये अभी से उनकी सेलिंग स्टार्ट करने देते हैं। ठीक है, जो बुल है वो तो परचेज कर रहे हैं इसलिए डिमांड बढ़ेगी, इसलिए वैल्यू बढ़ेगी और सेंसेक्स ऊपर उठेगा। बियर सोचते हैं कि आने वाले टाइम में इनकी प्राइस कम होने वाली है शेयर्स की, तो वो क्या करेंगे, अभी से बेचना स्टार्ट करेंगे। मार्केट में क्या होगा, सेलिंग बढ़ेगी तो क्या होगी, पूर्ति बढ़ने पर वस्तु की, जिस तरह से वस्तु की प्राइस कम हो जाती है उसी तरह यहाँ शेयर्स की प्राइस भी क्या होगी, कम हो जाएगी और सेंसेक्स गिर जाएगा। ठीक है, ये दो तरह के निवेशक यहाँ देखने को मिलते हैं। अब क्यों प्राइस ऊपर जाएगी, क्यों नीचे गिरेगी, ऐसा क्या होता है? अब सपोज़ आपने देखा होगा जब भी बजट अनाउंस होता है, ठीक है, बजट आने वाला होता है, पहले से थोड़ा कुछ प्रिडिक्शन लग रहा होता है कि टैक्स, जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, इसमें कटौती होने वाली है, गवर्नमेंट कुछ अच्छा इंसेंटिव देने वाली है सारे सेक्टर्स को। तो क्या होता है, उससे पहले सेंसेक्स बढ़ने लगता है। अब क्या हुआ, सपोज़ क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वो बजट में उस तरह से कोई टैक्स रिडक्शन नहीं किया, तो वो क्या होगा, धड़ाम से गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि टैक्स रिड्यूस करने का क्या मतलब है, यदि सरकार
या आरबीआई इजी मॉनेटरी और इजी फिस्कल पॉलिसी अपना रही है। कहने का मतलब सरकार क्या कर रही है, अपना बजट के अंदर घोषणा की कि वो एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, है ना, इन सब पे वो एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाली पहले से। तो जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग हर तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, ये कंपनियां जिन भी प्रोडक्ट की जिनका प्रोडक्ट प्रोडक्शन कर रही है उनकी डिमांड बढ़ेगी। जो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कार की डिमांड्स बढ़ेगी, उसके लिए ऑयल्स की डिमांड बढ़ेगी, मतलब जितनी भी और सारे लिंक्ड है एक दूसरे से। तो इस तरह से एक इकोनॉमी में एक ऑप्टिमिस्टिक कंडीशन आएगी, और जिससे निवेशकों को लगेगा कि आने वाले टाइम में सभी कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, इसलिए उनकी शेयर्स की वैल्यू, वो शेयर्स खरीदने लगते हैं उनके, और ताकि डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा इस उम्मीद से, तो क्या होगा, उनकी प्राइसेस ऊपर उठने लगती है। और जब शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाएगी तो हमें पता है हम कैसे निकाल रहे थे सेंसेक्स, तो सेंसेक्स भी ऊपर उठेगा। ठीक है, इसी तरह से जब रिवर्स कंडीशन हो जाए, रिवर्स कंडीशन में मान लो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ रही है, तो आरबीआई भी क्या करे, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि आरबीआई सबके ब्याज दर बढ़ा दे, लोन पे भी अब जो 12% मिल रहा था उसको 15% कर दे, सीआरआर बढ़ा दे, एसएलआर बढ़ा दे, ठीक है, तो कॉस्ट बढ़ा दे उनकी, तो आपको मिलने वाला लोन है पहले से ज़्यादा महंगी दर पे मिलेगा, मतलब एक तरह से लागत आपकी बढ़ गई, तो लोग पहले से कम लोन खरीदेंगे, लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा। जब पैसा कम जा रहा है तो डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा, प्रोडक्शन कम हो रहा तो जो फर्म है वो लोगों जो लगे हुए एम्प्लॉय है उनको भी हटा देगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, और धीरे धीरे इस कारण और इनकम कम होगी और डिमांड वापस कम होगी। तो इस तरह से ये लोग सोच रहे हैं इन फ्यूचर में हो सकता है कि सारी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है किसी भी तरह के, उनकी कम होने वाली है। जब प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली कम होगा और उनका डिविडेंड भी घटेगा, इसलिए वो पहले से ही शेयर्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं। शेयर्स बेचना स्टार्ट करते हैं, शेयर्स की वैल्यू कम होती है और सेंसेक्स नीचे गिर जाता है। ठीक है, या इसी तरह से हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें, यदि टाइट फिस्कल पॉलिसी अपना ले गवर्नमेंट, यदि टाइट फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि बजट में ये अनाउंस हुआ कि इनकम टैक्स की रेट जो पहले 5% थी वो बढ़ाकर 10% कर दी है 5 लाख तक की इनकम पे, ठीक है, और कॉर्पोरेशन टैक्स को 25% से 30% या 40% कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है, टैक्स बढ़ गया, मतलब लोगों के हाथ में पैसा कम बचेगा, कंपनियों के पास में मुनाफा कम बचेगा। तो इस एक नेगेटिव या पेसिमिस्टिक कंडीशंस में जो बियर है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और अपने शेयर्स की सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, इस कारण मार्केट डाउन चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हमने बात करी है इसके। ठीक है, इसी तरह और रीज़न हो सकते हैं, सपोज़ गवर्नमेंट ये अनाउंस करें कि बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर रही है, यहाँ पर बाहर के बहुत सारे निवेशक यहाँ निवेश करने वाले हैं हमारे मार्केट में, तो यहाँ की जो तरह तरह की जो यहाँ की शेयर्स की डिमांड है वो बढ़ेगी, फॉरेन निवेशक भी यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो इस तरह से यदि छूट दी जाती है, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको प्रमोट किया जाता है, लोग फैक्ट्री को बंद करना चालू करना ज़्यादा आसान है, तो ज़्यादा निवेशक आके निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस तरह की जब सुविधाएं दी जाती है इकोनॉमी में, तो ये लगता है कि इन भविष्य में क्या होगा, इस इजीनेस के कारण प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी और इस कारण जो प्रॉफिट है उनका लाभांश है वो बढ़ेगा। इस उम्मीद में शेयर्स की प्राइस बढ़ती है, इसी शेयर्स की प्राइस बढ़ने के कारण हमारा सेंसेक्स ऊपर जाता है। इसी तरह मान लो आप किसी कंपनी के आप देखते हो कि अचानक से क्या होता है, शेयर्स की वैल्यू गिरने लगती है। अब मान लो अभी जैसे यस बैंक का जो हुआ ये ILF ये इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग कंपनी थी, उसमें एक स्कैम आया कि वो अपने चुका नहीं पा रही थी जिनसे लोन लिया है। तो इस तरह की कंडीशन यदि सामने आ जाए कि उसके मतलब वो बंद होने के कगार पर है, जिनसे उन्होंने जो लोगों की सेविंग्स है, लोगों ने अपने बैंक की बात करें, लोगों ने जमा कर रखा था पैसा और कोई बैंक उनको वापस लौटा नहीं पा रहा है, तो ऐसे बैंक को हम धीरे धीरे उम्मीद है कि वो दिवालिया होने वाला है, या ऐसा निवेशक ऐसी कंपनी जो ऐसी कंपनी में आपने निवेश कर रखा है जिसका प्रॉफिट बहुत ही डाउन जा रहा है, वो अपने पुराने लोन भी नहीं पे कर पा रही है, तो इनके शेयर्स क्या होंगे, धीरे धीरे उनकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बियर एक्टिव हो जाएंगे और धीरे धीरे उनकी शेयर्स की वैल्यू कम होने लगेगी और उनकी वजह से यदि ऐसी कंपनीज़ का परसेंटेज ज़्यादा है तो वो सेंसेक्स को नीचे ले आएगी।
ठीक है। जैसे या हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो कि कुछ कांड हो गया किसी कंपनी में, कोई एमडी अरेस्ट हो गया, रिश्वत लेते हुए अरेस्ट हो गया, एफआईआर हो गई, है ना, मीडिया ने कुछ उसका स्कैंडल एक्सपोज कर दिया, ठीक है। इस तरह से यदि कुछ हो गया तो उसके शेयर्स डाउन चले जाएंगे और उससे सेंसेक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आया हो। इसी तरह आप देखते हो डे टू डे लाइफ में जब सेंसेक्स के साथ एक और जुड़ा है, आपने नोटिस किया होगा गोल्ड की प्राइस। जब मार्केट अच्छा है, मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है, तो उस टाइम क्या होता है, लोग, ये एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसमें क्या है, यदि आप जब भी कोई जैसी कंपनी को पूंजी की ज़रूरत है तो वो मार्केट में आके शेयर इशू कर रही है और आप पैसा वहाँ लगा रहे हो और कंपनी एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी प्रोडक्शन में आपकी पूंजी को उपयोग में ले रही है, तो ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इकोनॉमी की आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो शेयर मार्केट के माध्यम से एक छोटे से, एक आम व्यक्ति से लेकर बड़ा से बड़ा निवेशक भी इसमें निवेश कर सकता है। 10 रुपये से लेकर आप लाखों करोड़ों तक का इसमें निवेश कर सकते हो। अभी तो जो पेनी स्टॉक्स है 2-2, 3-3 रुपये में भी मिल रहे हैं, आप उसमें भी निवेश कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा इसका योगदान है पूंजी जुटाने में। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी नया निवेशक कोई कंपनी लेके आ रहा है, उसके पास पूरा प्लान है, उसके पास पूरा प्रोजेक्ट है, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से वो नहीं खोल पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से वो अपनी पूंजी छोटे छोटे निवेशकों से भी ले सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, कभी मान लो इकोनॉमी में, जैसे अभी कोरोना के कारण अभी बहुत ही रिसेशनरी कंडीशन यहाँ दिख रही है पूरी, न केवल इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप देखोगे हर एक इकोनॉमी की ग्रोथ रेट डाउन गई है, ठीक है। पहले से कोई बहुत लगभग सबकी नेगेटिव ही है, कुछ एक दो की है तो वो भी बहुत डाउन आ चुकी है। तो अब ऐसी सिचुएशन में, ये बहुत ही पेसिमिस्टिक सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने देखा होगा सेंसेक्स या सारी कंपनियों के शेयर्स बहुत डाउन गए थे। अब धीरे धीरे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इकोनॉमी क्या होगी, वापस रिवाइव हो रही है, लोगों के पास वापस थोड़ा थोड़ा उनको रोज़गार मिल रहा है, लोगों की डिमांड बढ़ने वाली है, धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है, तो मार्केट धीरे धीरे वापस उठ रहा है। इसलिए सेंसेक्स भी ऊपर उठ रहा है, सेंसेक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, इस उम्मीद में कि मार्केट जैसे जैसे खुलेगा, वापस सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वापस रन होगी, वापस चालू होगी, और इस आशा से सारी कंपनियों को एक वापस जो घाटे में चल रही है, वापस एक अपने लाभ की स्थिति को प्राप्त कर पाएगी। इस उम्मीद से लोग अब धीरे धीरे शेयर खरीद रहे हैं। अभी शेयर बहुत नीचे लेवल पे आए हुए हैं, तो उनकी प्राइस बहुत कम है, तो लोग इस उम्मीद में कि आने वाले टाइम में इनकी वैल्यू बढ़ेगी, तो इसलिए खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब मार्केट में पेसिमिस्टिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से जब शुरू की बात करें मार्च अप्रैल की, तो वहाँ उस टाइम बहुत शेयर धड़ाम से गिरा, क्योंकि पूरा मार्केट एकदम से बंद हो गया था, सेंसेक्स बिल्कुल बहुत लो पे आ गया। उसका ये कारण था कि लोगों को लगने लगा कि अब उनका पैसा डूब जाएगा, तो वहाँ से उन्होंने धड़ाम से यहाँ पे क्या किया, सेलिंग स्टार्ट कर दी शेयर्स की, तो सारी कंपनीज के शेयर्स नीचे गिरने लग गए। और अब निवेशक यहाँ से पैसा निकाल के किस में इन्वेस्ट करने लगते हैं, गोल्ड में। गोल्ड एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट माना गया है हमेशा से ही, उसको एक सेफ सिक्योरिटी मानते हैं, एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो क्या हुआ, अब यहाँ से निवेशक अपना पैसा निकाल के गोल्ड की डिमांड बढ़ा। अब आपने देखा होगा बीच में गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू, जो सिल्वर की प्राइस थी, बहुत 70,000 80,000 लगभग हो गई थी। वो उसका रीज़न यही था कि निवेशक ने, क्योंकि मंदी के कारण शेयर मार्केट से या जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट था वहाँ से पैसा निकाल कर कहाँ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, गोल्ड में, गोल्ड और सिल्वर में। इस कारण गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ने से उनकी प्राइस ऊपर चली गई। तो आप नोटिस कर सकते हो हमेशा कि सेंसेक्स और गोल्ड की प्राइस लगभग, हमेशा नहीं, बहुत सारे और भी रीज़न होते हैं जिसके कारण इनकी प्राइस अफेक्ट होती है, तो लगभग ये इन्वर्सली चलते हैं। जब सेंसेक्स डाउन हो रहा होता है तो गोल्ड और सिल्वर की प्राइस ऊपर उठ रही होती है, और जब सेंसेक्स ऊपर जा रहा होता है तो लोग यहाँ से गोल्ड से अपना पैसा निकाल कर शेयर मार्केट में या प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, जिसके कारण इसकी डिमांड कम होने से इसकी प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो ये आप थोड़ा मार्केट को वॉच करें, थोड़ा एनालिसिस करें, तो आप पूरा ये समझ पाएंगे क्या है। तो होप आपको ये समझ आया होगा पूरा। अब शेयर मार्केट क्यों इंपॉर्टेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस है, जैसे इसकी बहुत बड़ी भागीदारी है इसमें पूरी अर्थव्यवस्था के छोटा निवेशक किसी बड़ी सी बड़ी कंपनी का हिस्सेदार बन सकता है, उसके शेयर खरीद कर सकते हैं, आप उसके मालिक बन सकते हो। शेयर खरीद लिया मतलब आप उसके मालिक बन गए हो। जैसे आप रिलायंस इन्फोसिस के शेयर खरीद रहे हो, यदि आप सपोज रहे हो उनको मुनाफा होने वाले, तो आप उस कंपनी के भागीदार बन सकते हो,
उनके शेयर खरीद कर। अब स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और कोई नई कंपनी आईपीओ इशू कर रही है जिसको पूंजी की आवश्यकता है, तो आप उनको बेचकर उस कंपनी को मदद कर सकते हो, उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। तो एक तरह से एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में आप पूरी इकॉनमी के एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में आप हिस्सा ले रहे हो। तो न केवल ये आपको लाभ दे रहा है, एक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी ये एक बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ अब इसका और क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत कम है। अब यहाँ पर जो सेलिंग और परचेसिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। अब और दूसरी बात है कि आपको पहले जैसे होता था, आपको ढूंढना नहीं पड़ता था कि आपको कोई शेयर आपका बेचना है तो जो खरीदार है उसको ढूंढो और उसको बेचो। आज सारा ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन सिस्टम है। आप बैठे बैठे 1 मिनट में आप करोड़ों के शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन भी बहुत कम है। दूसरा है लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अब आपने मान लो शेयर खरीद लिए, अब मान लो आपने कोई घर खरीदा, तो उसको घर खरीद लिया, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो उसको बेचने के लिए आपको पहले ढूंढना पड़ेगा, खरीदार ढूंढना पड़ेगा, फिर उसकी रजिस्ट्री होगी, बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी मतलब तरलता, जिसको किसी भी ऐसे एसेट्स को जिसको आप जितना जल्दी कैश में, नगद में कन्वर्ट कर सकते हो, उसकी लिक्विडिटी हम ज़्यादा मानते हैं। जैसे गोल्ड की भी है, नो डाउट। आप गोल्ड को मार्केट में गए, तुरंत आपको कैश मिल जाएगा। शेयर की लिक्विडिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है, आप तुरंत आपने बेचा, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, फैसिलिटिंग प्राइस डिस्कवरी। आप किसी भी कंपनी की आपको उसकी एक्चुअल में उसकी क्या वैल्यू वो जानना है, तो आप सेंसेक्स को वॉच करके उसके शेयर्स की वैल्यू को वॉच करके पता लगा सकते हो कि इस कंपनी में कितना दम है, ये कंपनी आगे कितनी बढ़ने वाली है। तो एक तरह से निवेशकों को भी एक तरह से ये स्टॉक मार्केट एक तरह से एक इंडिकेशन देता है कि आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ प्रॉफिट के चांस है या नहीं। एक तरह से सारी कंपनियों की एक वॉच सिस्टम है ये, जो सारी कंपनियों को एक सूचकांक के रूप में सारी कंपनियों की परफॉर्मेंस को सूचित कर रहा है। तो इस तरह से आप ये स्टॉक मार्केट अपना एक लगभग छोटा सा टॉपिक था, मुझे लगा कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि हर दिन हम न्यूज़पेपर में इसके बारे में देखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और कहीं कुछ थोड़ी बहुत टेक्निकल मिस्टेक रह गई हो तो उसके लिए सॉरी। आगे पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ रही हूँ, अभी मैं भी सीख रही हूँ, इसलिए आप भी पढ़ते रहिए, और कुछ नया हो तो मुझे भी बताइएगा। थैंक यू।